सो ग्रीटिंग्स मीटिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स विद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, तो एक डेडिकेटेड वीडियो है लॉ सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, कि एक पहले भी वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया कि मैंने 55 मार्क्स का अटेम्प्ट करके कैसे लॉ सब्जेक्ट में 47 स्कोर करा इन सितंबर 2024 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। ठीक है, पर ये जो आज वीडियो होने वाली है ये आपको ये बताएगी कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो बाय अटेम्प्टिंग, चाहे आप लेस मार्क्स का ही क्यों ना अटेम्प्ट कर रहे हो, पर कुछ ऐसी ऐसी टिप्स होने वाली हैं जिससे कि क्वांटिटी ऑफ अटेम्प्ट डजंट मैटर बट द क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर्स अलॉट। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही शेयर कर दिया मैंने कि क्वालिटी ऑफ द आंसर मैटर्स, ना कि क्वांटिटी ऑफ आंसर मैटर्स। जो बच्चे कहते हैं कि 100 का अटेम्प्ट करके आओ लॉ में, ज़रूरी नहीं है भाई 100 का अटेम्प्ट करो। अब किसी के पास 1 महीना है, उसने अब तक कुछ भी नहीं करा, तो क्या वो 100 का अटेम्प्ट कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। मैंने भी नहीं किया था, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था। तो पहली टिप होने वाली है कि क्वालिटी ऑफ द आंसर मैटर्स। ठीक है, अब क्वालिटी कैसे बनानी है, कुछ टिप्स है। अब एक एक टिप आपने ना कंसिडरेशन में लेनी है, एक टिप को फॉलो करना है और मेरी बात लिख के लो कि आपके 40+ तो श्योरिटी से आएंगे। ठीक है, बस आपने टाइम मैनेज कर लिया अगर पेपर में तो। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं नहीं कहता राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो जो टिप्स बता रहा हूँ वो फॉलो करो। फर्स्ट टिप ये है कि आपने क्या करना है, आपने सेक्शंस लिखने हैं। ठीक है, पर जो बच्चे सेक्शंस याद नहीं कर सकते, आप ट्राई करो, आपको हर सेक्शन याद नहीं करना, जो टॉपिक है। ठीक है, जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप कर सकते हो, बट जो लोग क्रैम अच्छा कर लेते हैं वो सारे सेक्शंस याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्यों अच्छी बात है? कुछ लोग कहते हैं कि सेक्शन लिखने के तो नंबर मिलते नहीं है। भाई ये एक मिथ है, सेक्शन लिखने के नंबर नहीं मिलते। जो सेक्शन लिखने के डेफिनेटली नंबर मिलते हैं। ठीक है, सेक्शन लिखने का ये एडवांटेज है, अगर आपकी पूरी क्वेश्चन में कहीं माइनर मिस्टेक हो चुकी है पर वहाँ एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। बट अगर सेक्शन नहीं लिखा तो नंबर काट सकता है। अगर सेक्शन लिख दिया ना तो वहाँ पर क्या होगा, आपके जो माइनर रिडक्शन होनी थी ना वो नहीं होगी। सेक्शन देख करके प्रोविज़न इतना अट्रैक्टिव बन जाएगा, टीचर को समझ आएगी कि इसको लीगल नॉलेज बहुत अच्छी तरह से है, इसने बुक लैंग्वेज में अपना आंसर लिखा है, इसने सेक्शन तक लिखा है। ठीक है, सेक्शन लिखने का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर में, तो वो आपको दिखाना ही है। अब सेक्शन याद कैसे करें? अब देखो, सेक्शन याद करने का क्या तरीका है। जैसे आपने देखा होगा नोटबुक में इंडेक्स होता है, देखो यार, ये देखो आप लोगों को दिखा दो, ऐसे यहाँ होगा सीरियल नंबर, यहाँ पर ये कुछ लिखा होगा। ठीक है, आपने इंडेक्स सबने बनाया होगा कभी ना कभी, है ना? तो इंडेक्स में सीरियल नंबर होता है और टाइटल होता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप बुक से पढ़ रहे हो, अपनी मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, तो हर सेक्शन ना कुछ नंबर से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन फॉर एग्जांपल 40 तक है। ठीक है, आई डिडेंट रिमेंबर एग्जैक्ट कितने तक था, बट 40 तक एज्यूम करके चल रहे कि 40 तक है। ठीक है, 4 से लेकर के 40 तक। अब आपने अपने माइंड में सीरीज बनानी है उन सब टॉपिक्स की जो स्टार्ट हो रहे हैं उस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मीनिंग हो रहा है, मीनिंग के बाद में कोई और टॉपिक हो रहा है। ठीक है, वो टॉपिक की सीरीज बनानी है और वो नंबर जो चल रहे हैं ना सीरीज में सेक्शन के, उससे लिंक करने हैं। ठीक है, मतलब इस नंबर पे ये टॉपिक, इस नंबर पे ये टॉपिक, ये करना बहुत आसान होता है। ठीक है, आपने ये एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार करोगे तो दिमाग में चीज़ रहेगी। सीरीज में मैंने याद करी थी तो इस चीज़ को अगर मेरे को रिमेंबर करना तो इसका ये नंबर है। ठीक है, हर चीज़ से एक नंबर लिंक होगा आपके माइंड में। वो नंबर क्या होगा? सेक्शन होगा। वो सेक्शन नंबर कहाँ लिखेंगे? एग्जाम में लिखेंगे, और एग्जाम में लिखने के क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। तो यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप कम का अटेम्प्ट कर रहे हो बट विद सेक्शंस लिख रहे हो तो आपको बहुत अच्छी एडवांटेज मिलेगी। सेकेंडली, बुक लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज जिसको आप कहते हो, तो लीगल लैंग्वेज में लिखने के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आंसर आपका आंसर की से मैच करेगा। अगर आंसर की से मैच कर रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, अब यार ये जो आप कर रहे हो ना, अब बुक लैंग्वेज में जो बच्चे क्रैम कर सकते हैं वो तो सब क्रैम कर लेंगे, बट जो नहीं कर सकते आप फोकस कीवर्ड्स पे करिए। कीवर्ड्स अगर आप लिखेंगे और बाकी थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे चलेगा, बट कीवर्ड्स होने चाहिए। तो माइनर रिडक्शन हो सकती है अगर
कहीं ना कहीं आपकी माइनर मिस्टेक हो गई, बट बुक लैंग्वेज विद सेक्शन लुक्स सो अमेजिंग, लुक्स सो इम्प्रेसिव टू टीचर, जिससे कि एग्जामिनर आपका खुश होकर के नंबर देता है, खुले नंबर देता है, ठीक है। कि जो लोग कहते हैं कि लॉ में नंबर नहीं मिलते, लॉ में नंबर मिलते हैं जी, ठीक है। एंड थर्ड थिंग क्या है, फोकस ऑन डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे क्यों फोकस करना है मैं आपको बताऊंगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप आंसर लिख रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन का, तो वो तो बुक की लैंग्वेज में है, वहाँ तो आपने अपनी कोई कंक्लूजन लिखी नहीं, वहाँ तो कोई प्रोविजन लिखा नहीं, वो केस स्टडी थोड़ी है ना। केस स्टडी में तो चलो अपनी कंक्लूजन लिखना होता है, प्रोविजन सोचना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन में एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ तो आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते अगर आपने अच्छी तरह से बुक लैंग्वेज लिखी है तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस करिए। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और लास्ट में जाकर के केस स्टडीज करिए, क्योंकि अगर केस स्टडीज में सारा टाइम निकाल दोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करोगे, तो केस स्टडीज में वैसे भी बहुत ज़्यादा डिडक्शन हो जाती है, क्योंकि कई बार कंक्लूजन गलत हो जाएगा, कई बार प्रोविजन गलत हो जाएगा, ठीक है, कई बार फैक्ट्स गलत हो जाएंगे। अगर कुछ भी गलती हो रही है तो टीचर माइनर डिडक्शन कर सकता है एग्जामिनर वहाँ पर, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इन बुक लैंग्वेज अलॉन्ग विद प्रोविजन। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। सितंबर 2024 एग्जाम मैंने एनालाइज करा है। अगर आपको देखना है तो मैं रुको, अभी आपको पेपर दिखाता हूँ सितंबर का। हाँ जी, तो मैं पेपर लेने गया और आ गया पेपर लेके। ये है आपका सितंबर 2024 लॉ का पेपर, ठीक है। इसको जब मैंने खोला तो जो पहला क्वेश्चन है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का है। कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने पूरा छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन में जनरली केस स्टडीज़ है, पर जो पहले क्वेश्चन का थर्ड है ना आपका पार्ट, तो वो है पार्टनरशिप के ऊपर। ये पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक्सपल्शन के ऊपर। तो मैंने एज इट इज सेक्शन 33 सब सेक्शन जो 1 था, 33 सब सेक्शन 1 के अंदर जो आपका गुड फेथ वाला था, वो एज इट इज बुक लैंग्वेज में चेप दिया था। तो एज इट इज़ अगर लिखा होगा ना तो कहीं डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो लोग क्रैम कर रहे हैं ना उनके लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चंस एक नैया है लॉ को पार कराने की। उनको तो ये नैया कहाँ ले जाएगी, इंटर में ले जाएगी, क्योंकि लॉ में बच्चे अटकते हैं ज़्यादातर, है ना। बट ये नहीं कह रहा केस स्टडीज स्किप कर दो, केस स्टडीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपने कंपनीज वाला जैसे चैप्टर है डोरमेंट कंपनी, एक केस स्टडी आई डोरमेंट कंपनी की, आपने प्रोविज़न लिखा, वो बुक लैंग्वेज में लिखा, फिर जो फैक्ट्स हैं वो आपने एज इट इज क्वेश्चन लिखा, फिर क्या है कंक्लूजन में 1-2 लाइन अपनी खुद की बना के लिखनी है कि आपको क्या समझ आया उस क्वेश्चन से, क्या आप इस स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में लिखे उससे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने प्रोविजन को लिंक करते हुए लिखना होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, एक आपका आ रहा है यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट, ये आ रहा है 7 मार्क्स का, ठीक है, कंपनी का क्वेश्चन। तो कंपनी वाले कंपनीज एक्ट में से भी क्वेश्चन एक डायरेक्ट आएगा। तो कंपनीज एक्ट के जो आपकी क्लासिफिकेशन है और जो आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं और 7 मार्क्स आराम से लेके जा सकते हो। जून में ओपीसी का क्वेश्चन आया था और इस बार आपका कौन सा क्वेश्चन आया है, कॉर्पोरेट व्हील का भी क्वेश्चन आया है और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक आपका पार्टनरशिप अच्छी तरह करेंगे। पार्टनरशिप में आपका जो कोर्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, डिसोल्यूशन वाला, वो आया था इस बार। तो उस चैप्टर में से, थर्ड चैप्टर में से जो आपका थर्ड सब टॉपिक है उसमें, वो भी बहुत अच्छी तरह कर लो पार्टनरशिप में। और उसके अलावा कंपनीज एक्ट का भी बहुत अच्छी तरह कर लो, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर करके जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेगोशिएबल में से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और नेगोशिएबल का भी अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। और मेरे को इस बार भी लग रहा है कि आया और अगली बार भी आएगा, कौन सा, कि जो आपका डिसऑनर वाला होता है वो अच्छी तरह से करके जाना चीज़, ठीक है। उसके बाद तो आपको क्या है, 6th क्वेश्चन पूरा थ्योरी पे बेस्ड होता है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। सेल ऑफ गुड का आता है क्वेश्चन 7 मार्क में, तो करना है। मोटा मोटी क्या है, एक पार्टनरशिप, कंपनीज, नेगोशिएबल एंड सेल ऑफ गुड, ये 4 चैप्टर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। और आपका अगर कर सकते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस करके जा सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि बैक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि पूरी बुक का अच्छी तरह से अंदर की जो उसकी चीज़ें हैं ना अच्छी तरह से पढ़ो, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, कोई भी आपसे कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। पर जो भी आप कर रहे हो अच्छी तरह से करो। और जो मैंने आपको बताया समरी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सेक्शंस, राइट इन बुक लैंग्वेज एंड आपने जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला, आपको क्या बोला
कि जो भी आप लिख रहे हो उसका एक्ट वगैरह अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है, समझाना कंक्लूजन वगैरह अच्छी तरह से है, और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भर दें अपने डाउट से, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।